सबसे पहले आज के टॉपिक के अंदर हमारा पहला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। मान लेते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास गिवन है लेट्स से x1, y1 और दूसरा पॉइंट आपके पास है x2, y2। आप कोई पॉइंट आपके पास P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y और ये जो P है AB लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो आप मान लें कि AP और PB का रेशियो जो है वो m/n के बराबर है। तो ऐसे केस में आपके पास जो x आएगा वो असल में mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n आएगा। यानी कि जब इस पॉइंट P का आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो दोनों A और B के x कोऑर्डिनेट आपके काम में आएंगे और इस तरह से क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये आपके पास उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो AB को क्या कर रहा है m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है। अब दोस्तों इस पे आप लोग एक और चीज नोटिस करना कि अगर पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट के अंदर नहीं है, वो बाहर की तरफ है, तो ये एक्चुअल में AB को डिवाइड करता नहीं है, बट आप इसे फिर अलग तरह से ट्रीट करेंगे। इसका एक नया नाम रखेंगे अपन एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसको इसलिए अपन को पढ़ना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट का भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे P पॉइंट जो है वो AB के बाहर है तो हम कहेंगे कि P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर P AB के अंदर है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला वर्क करेगा। आपको देखना है कि अगर पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट के अंदर है और AP और PB का रेशियो m/n है तो ऐसे केस में फॉर्मूला यही काम आएगा। m/n को आपको पॉजिटिव लेना है, केवल ये करना है। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन करना है, यानी कि जो पॉइंट P है अगर AB के बाहर है और फिर से वही रेशियो AP और PB का वही m/n है तो आपको m/n को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास m/n एक्सटर्नल डिवीजन बोल रहा है तो आप इसे बोल सकते हैं कि बनेगा m/n इंटरनल डिवीजन। यानी कि जो इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है यही फॉर्मूला आपके एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी काम में आएगा। आपको बस ये करना है कि अगर आप m/n के अंदर P पॉइंट अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो आप इसे लिखेंगे m/n इंटरनल डिवीजन, यानी कि n की जगह आपको -n करना पड़ेगा तो आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला आएगा। आपको फॉर्मूला एक्चुअली यही काम में लेना है, अलग कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन अगर दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, रेशियो को नेगेटिव करना है और फिर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इसी एक फॉर्मूले से चलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों एक एग्जांपल के ऊपर आते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B भी है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x1, y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास लेट्स से x2, y2 है। अब जो P1 पॉइंट है वो AB को इंटरनली 1/1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो P1 है वो AB का मिड पॉइंट है। तो ऐसे केस में P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये आएंगे 1x2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1y2 प्लस 1y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये आपके पास हो गया है AB का मिड पॉइंट। नाउ दोस्तों अगर आपके पास पॉइंट P इस तरीके से है, पॉइंट P मान लेते हैं कि AB के बाहर है, मान लेते हैं कि पॉइंट P2 आपके पास है जो AB के बाहर है, जो AB को 2:1 के अंदर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपके पास AP2 और BP2 का रेशियो क्या है 2:1 है। ये एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो है तो आपको यहाँ पे इसको लेना है 2:-1 इंटरनल डिवीजन। यानी कि आपको फॉर्मूला तो इंटरनल डिवीजन का ही लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2:-1 में डिवाइड करना है तो बनेगा 2x2, P2 के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं 2x2 - 1x1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। y कोऑर्डिनेट लेंगे तो आप लिखेंगे 2y2 प्लस -1 1 टाइम्स y1 जोड़ेंगे तो आपके पास -y1 हो जाएगा और नीचे 2 - 1। तो इससे आपके पास जो पॉइंट P2 है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोस्तों 2x2 - x1, 2y2 - y1। एंड इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे P3 पॉइंट के बारे में बात करूं तो P3 पॉइंट जो है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। लेट्स से कि वो रेशियो आपके पास है 1:2, यानी कि आपके पास AP3 और BP3 का जो रेशियो है वो एक्चुअल में 1:2 है। पॉइंट P3 जो है वो किसके पास में है, ज्यादा A के पास में है, क्योंकि ये रेशियो 1 और 2 का है तो A ज्यादा नजदीक का पॉइंट है P3 से।
तो आप देखिए P3 पॉइंट जो है वो AB को 1:2 में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो P3 के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं क्या, 1x2 माइनस 2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। ऐसे y कोऑर्डिनेट आप बनाएंगे तो आप लिखेंगे 1y2 माइनस 2 टाइम्स y1 अपॉन 1 माइनस 2। तो आप लोग देखिए कि इंटरनल डिवीजन हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो, फॉर्मूला एक ही लगाना है, वो एक ही फॉर्मूले से आपका काम चलेगा, इसी एक फॉर्मूले को आपको यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास m/n एक्सटर्नल डिवीजन वो बोल रहा है तो वो बराबर होगा m/n इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला से काम चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें P3 पॉइंट आ गया। अब नाउ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है A x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपके पास B है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब मैं इस पे एक स्पेशल केस ले लेता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है P x, y और दूसरा आपके पास ओरिजिन, तो ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस होगा दोस्तों x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपके पास पॉइंट x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज करते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं। एक वर्टेक्स मान लेते हैं कि आपके पास x1, y1 है, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2 और तीसरा वर्टेक्स आपके पास ट्राइंगल का है x3, y3। अब इस ट्राइंगल का आपके पास एरिया क्या होगा दोस्तों, वो अपन देख रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपके पास आएगा हाफ। आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है हाफ, यहां पे लिखें x1, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर यहां लिखें x2, फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर यहां लिखें x3 और एक ब्रैकेट ऐसे लिखें। अगर यहां पे x1 है तो आप लिखेंगे आगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, और अगर आपने x2 लिखा है बाहर तो अंदर लिखेंगे y3 माइनस y1। आप देखें इसी डायरेक्शन के अंदर आपको घूमते चले जाना है। तो आपके पास अगर ये x2 है तो अंदर लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट हो गया x3, तो आगे बढ़ेंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 माइनस y2। यानी कि आपने क्या करना है, बाहर x कोऑर्डिनेट लिखना है, किसी एक वर्टेक्स का लिख लो। मैंने x1 लिखा है तो अंदर लिखूंगा मैं y2 माइनस y3, फिर x2 लिखा तो y3 माइनस y1 और x3 लिखेंगे तो आप अंदर लिखेंगे y1 माइनस y2। या इस एरिया की फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम बाहर लिखें y कोऑर्डिनेट। अगर इसका y कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं y1 तो अंदर लिखूंगा मैं इसका x माइनस इसका x, राइट। फिर इसके बाद अगर इस b का लिखना है, इसके बाद अगर b का, पहले मैंने a का y लिखा, फिर अब मैं b का y लिखूंगा, तो फिर इसके बाद ऐसे घूम के आपको दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाना है एंड देन उसके बाद आपके पास c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखेंगे बाहर और अंदर लिखेंगे इसका x माइनस इसका x, यानी कि आप लिखना है x1 माइनस x2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद इस तरीके से रखना है। ये आपके पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ऐसे आप किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट आपके पास दिख रहा है, इसको सॉल्व करने पर यही आता है या फिर ये आ जाता है। तो आप लोग देख लें कि फर्स्ट वर्टेक्स लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई भी एक वर्टेक्स को पहले लिखें, फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें और इस कॉलम के अंदर तीनों 1 1 1 आएंगे और इस डिटरमिनेंट का मॉड्यूलस लेंगे, हाफ लेंगे, तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो आपको चाहे जैसे आपको यूज करना है वैसे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट याद दोनों तरह से रखना चाहिए आपको। ना दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस में अगर आपके पास तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, यानी कि पॉइंट्स आपके पास अगर कोलिनियर दे रखे हैं, तो दोस्तों ये एक ऐसा डीजेनरेट ट्राइंगल बनाएंगे जिसका एरिया हम जीरो बोलेंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो ये एरिया आपके पास जीरो हो जाएगा। या तो इसको जीरो करें, इसको जीरो करें, या फिर इस डिटरमिनेंट को जीरो लिखें, तो चाहे जैसे आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट समझना है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, कोई भी स्ट्रेट लाइन L पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी वही लाइन का इंक्लिनेशन होता है। द एंगल थीटा इन द इंटरवल 0 से लेकर के पाई पे यहाँ पे एक्चुअल में इक्वालिटी नहीं लगानी है क्योंकि 0 और पाई सेम हो जाएगा। दो एक लाइन का अगर एक्स एक्सिस एंगल 0 है या पाई है, एक ही बात हो जाती है। तो हम इंक्लिनेशन को लेंगे 0 से लेकर के पाई नहीं लेना है, ओके। तो किसी भी लाइन का से डिफिनेशन समझते हैं। द एंगल थीटा जो कि 0 से पाई तक है मेड अप बाय द लाइन L विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन।
ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एल है, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो ये आपके पास थीटा है, जो कि साफ आपको पता लग रहा होगा कि एक एक्यूट एंगल होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये कोई लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और इस लाइन का इस एल से एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाकर के नापेंगे तो ये थीटा आपके पास इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। दोस्तों ये इंक्लिनेशन आपका पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में है। अब इसी तरह से अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि इसका इंक्लिनेशन 0 होगा, और अगर एक लाइन वर्टिकल है तो ऐसे केस में उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन जो होता है वो 0 से लेकर के पाई तक रहता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो उसके स्लोप को m से डिनोट करेंगे और उसे हम tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस लाइन का इंक्लिनेशन मान लेते हैं कि थीटा है, यानी कि ये लाइन L क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं tan थीटा क्या होगा, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस। अगर आप इस डिस्टेंस को नापें तो ये डिस्टेंस आपके पास आती है x2 माइनस x1, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास आता है y2 माइनस y1। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई लाइन है और इस लाइन का ये वाला पॉइंट है दोस्तों x1, y1, और ये पॉइंट आपके पास है x2, y2। अब अपन को क्या करना है, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी दोनों पॉइंट से, और इन दोनों पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे ये नंबर कौन है, x1 है, और A x2 का x कोऑर्डिनेट है तो ये x2 नंबर हो जाएगा। सिमिलरली इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट आपके पास है इसका नंबर y1 होगा, और इस नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर y2 होगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो राइट x माइनस लेफ्ट x हो जाएगा, यानी कि आपके पास बनता है x2 माइनस x1। एंड सिमिलरली दोस्तों ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है, तो ये कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो जाएगा। एंड नाउ अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अपन ने कहा कि जो tan थीटा होता है वो लाइन का स्लोप होता है, तो वो आपके पास ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जाकर के करेंगे तो आपके पास आता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अगर आपको 2 पॉइंट लाइन के ऊपर पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका स्लोप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं tan थीटा इस ट्राइंगल से आएगा BC डिवाइडेड बाय AC, और BC क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, और AC क्या है, x2 माइनस x1 है, तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, प्रोवाइडेड विद द कंडीशन दैट कि x2 और x1 बराबर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज नीचे 0 आ जाएगा। एंड ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब अपन अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस लाइन के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, ये है थीटा, जो कि एक एक्यूट एंगल है 0 से पाई बाई 2, और आप जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 का tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। एंड इसी तरह से आप देखें तो ये लाइन विद एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, पाई बाई 2 से पाई तक के नंबर का tan नेगेटिव होता है। एंड सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करते हैं, इसका इंक्लिनेशन 0 होता है, और आप जानते हैं tan 0 0 ही होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होगा। और अगर वर्टिकल लाइन के बारे में बात करें तो वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, और स्लोप आपके पास tan 90 डिग्री होगा दोस्तों, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने यहाँ पे स्लोप के बारे में बात करी है, लाइन के इंटरसेप्ट्स के बारे में बात करी है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, कंडीशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस आपके पास पैरेलल है तो उनके स्लोप्स के बारे में, उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। वी से अगर आपके पास कोई दो लाइन ऐसी है जो कि क्या है, पैरेलल है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि दोनों एंगल जो इंक्लिनेशन है लाइन के वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो ऐसे केस में θ1 और θ2 बराबर होंगे, यानी कि tan θ1 और tan θ2 भी बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि लाइन्स अगर पैरेलल है तो ऐसी सिचुएशन में उसके स्लोप बराबर हो जाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन आपके पास L1 है, एक L2 है। L1 का इंक्लिनेशन हो गया θ1, L2 का ले लेते हैं θ2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे θ2 क्या आएगा, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा, यानी कि 90 प्लस θ1 हो जाएगा।
अब अगर मैं इस पे दोनों तरफ tan लेता हूं तो आपको tan थीटा 2 मिलता है tan 90 प्लस थीटा 1, और ये आ गया आपके पास tan थीटा 2, tan थीटा 2, और tan 90 प्लस थीटा 1 क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस cot थीटा 1, यानी कि -1/tan थीटा 1। तो m2 आपके पास हो गया -1/m1, यानी कि m1 m2 क्या आएगा, -1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर होंगे, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। बट ये वैलिड तब नहीं हो सकता जब लाइन का स्लोप 0 है या फिर नॉट डिफाइंड है, क्योंकि अगर लाइन का स्लोप 0 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और उस सिचुएशन में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, अलग अलग थीटा लिखे हैं इंक्लिनेशन, और उससे अपन ने स्लोप लिखा है। जब थीटा 0 होगा तो m tan 0 यानी कि 0 हो जाएगा। जब थीटा π/6 होगा तो m tan π/6 1/√3, इस तरह से 1 π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर थीटा 2 π/3 होगा तो स्लोप होगा tan 2 π/3 यानी कि -√3। 5 π/6 अगर आपके पास इंक्लिनेशन है तो ऐसे केस में tan 5 π/6 दैट इज -1/√3 इसका स्लोप होगा। लाइन का अगर इंक्लिनेशन π/8 है, 22.5 डिग्री है, तो उसका स्लोप आपके पास tan π/8 होता है √2 -1, और अगर 15 डिग्री या फिर π/12 उसका इंक्लिनेशन है तो tan π/12 होता है 2 -√3। तो ये अलग अलग सिचुएशन में स्लोप हो गए। अब बात करते हैं लाइन के इंटरसेप्ट्स के बारे में। इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, मान लेते हैं कि कोई लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया किसी पॉइंट के ऊपर और वाई एक्सिस पे भी कहीं पे कट किया। एक्चुअली एक्स एक्सिस पे आप जानते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 की फॉर्म में होते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो वाई एक्सिस पे आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये जो पॉइंट है जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है इसको हम 0,b में देख सकते हैं, 0,b फॉर्म में। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को a,0 पे काटे तो a नंबर क्या है, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को 0,b पे काटती है तो जो नंबर b आपके पास दिख रहा है उससे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एंड नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहां पे आप लोग नोटिस करना अलग अलग फॉर्म किस नाम से है कि आपको गिवन क्या है लाइन के बारे में, उस नाम से हमने उसको लिखा है। तो सबसे पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि आपको एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट पता है x1, y1, और क्या पता है, इस लाइन का स्लोप पता है m। अगर ये दो बातें आपको पता है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इस पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y, तो आप जानते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये आएगा y - y1 अपॉन x - x1, बट स्लोप तो आपको दे रखा है। तो ये आपके पास लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इस पे हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया था, और इस लाइन का स्लोप आपके पास ये आ जाता है, इसको हमने m लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास बन रही है, यानी कि आपके पास लाइन का ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। अगर आपके पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है x2, y2, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या इवन आप y1 - y2 अपॉन x1 - x2 करके भी स्लोप लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ऊपर वाला फॉर्म है इसमें m की जगह बस ये प्लेस करना है, और जो x1, y1 है वो पॉइंट आप कोई सा भी इसमें से उसको ले सकते हैं उसकी जगह पे। तो ये आपके पास हो गई है लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म के अंदर आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए कि दो बातें आपको गिवन है, लाइन का स्लोप आपको पता है कि वो m है, और साथ में दिया हुआ है कि लाइन का जो y इंटरसेप्ट वो क्या है, b है। अगर लाइन का y इंटरसेप्ट b है तो लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, तो यानी कि लाइन के ऊपर अपन को एक पॉइंट पता है और साथ में हमें स्लोप भी पता है। तो क्या हम ये पहली वाली फॉर्म लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म? तो y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास लाइन का इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो दोस्तों ये आपके पास लाइन की इक्वेशन हो गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। एंड देन उसके बाद बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर आपके पास किसी लाइन का x इंटरसेप्ट आपको पता है a, y इंटरसेप्ट आपको पता है b, तो ऐसे केस में उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। x इंटरसेप्ट अगर a है तो लाइन के ऊपर पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो a, 0, और y इंटरसेप्ट अगर b है तो इसका मतलब लाइन 0, b से पास कर रही है।
इसका मतलब ये हो गया अल्टीमेटली कि लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है तो आप लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो पॉइंट का लाइन का स्लोप आ गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स m टाइम्स x माइनस x1। तो इससे अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये b अपॉन माइनस a है, माइनस a को इधर ले आए तो माइनस a y और b इधर अंदर जाएगा तो bx माइनस a b। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से आपको मिल जाता है a y प्लस bx बराबर a b, और पूरी इक्वेशन को अगर हमने a b से डिवाइड कर दिया तो ये तो बन जाएगा x अपॉन a और ये बनेगा y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये आपके पास कंप्लीट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। अब नाउ दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक और फॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लाइन है जो कि वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो वर्टिकल लाइन के ऊपर एवरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, राइट। यानी कि आपके पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर कांस्टेंट। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी एवरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये x एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और y एक्सिस तो वर्टिकल लाइन हो गई। x एक्सिस क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर कांस्टेंट, यानी कि इस पूरी लाइन पे y सेम रहेगा। बट आप जानते हैं कि ओरिजिन पे y क्या है, 0 है, यानी कि सब पे y 0 होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर 0। एंड नाउ इसी तरह से ये एक वर्टिकल लाइन है दोस्तों, इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। y एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है जिसका इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट इस फॉर्म में आएगा। बट क्योंकि ये 0,0 से पास करती है तो इसकी इक्वेशन आएगी दोस्तों x बराबर 0। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं h, k, और इसी पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर y सब जगह कांस्टेंट रहेगा, और अगर यहाँ पे y k है तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, y बराबर k आएगी। एंड नाउ सिमिलरली इस वर्टिकल लाइन के बारे में बात करें तो h, k से पास कर रही है, और इस वर्टिकल लाइन पे आपको पता है किसी भी वर्टिकल लाइन पे सब जगह x फिक्स रहता है, और यहाँ पे x h है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x बराबर h आ जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप देख सकते हैं दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पे abc क्या है, रियल नंबर है, इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हमें इसे अलग अलग सिचुएशन में देखें तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास b 0 नहीं है तो आप देख सकते हैं कि अगर b 0 नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे by हो जाएगा माइनस ax माइनस सी। अब अगर b 0 नहीं है तो आप इसे b से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये तो लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो कि हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन एक लाइन है। अपन यहाँ पे बात करें कि क्या ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है, यस। अगर b 0 नहीं है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस a बाई बी के बराबर, यानी कि इसका स्लोप आएगा आपके पास माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास b 0 हो जाए तो ऐसे केस में इस लाइन का इक्वेशन बनेगा ax प्लस सी बराबर 0। बट अगर इसमें आपके पास ax प्लस सी बराबर 0 है तो वहां से निकलेगा ax बराबर माइनस सी, और आप a से तभी डिवाइड करोगे जब वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसको x बराबर माइनस सी बाई ए। x बराबर माइनस सी बाई ए दोस्तों, x बराबर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आपको एक वर्टिकल लाइन मिली। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर b 0 नहीं है तब तो ये लाइन है, पर b 0 होने पर लेकिन a अगर 0 नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर आपके पास b 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए, पर c 0 नहीं हो तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बनता है 0x प्लस 0y प्लस c बराबर 0, जिसको आप फर्दर देखेंगे तो ये बन जाएगा। यहां से आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर a और b दोनों 0 हैं पर c 0 नहीं है तो ये इक्वेशन किसी भी x और y से सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, यानी कि एक फॉल्स इक्वेशन है। आप ये बोल सकते हैं कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं होगी, इसका कोई ग्राफ नहीं है, एंड ऑल्सो कोई भी सॉल्यूशन भी नहीं है इस इक्वेशन का। इसका सॉल्यूशन सेट है 5। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके पास ए बी सी तीनों एक साथ 0 हो जाएं तो ये इक्वेशन बनती है इस फॉर्म के अंदर 0x प्लस 0y प्लस 0 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि ये सारे x, y को सेटिस्फाई करेगी। अब x और y कुछ भी रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब अगर ए बी सी तीनों 0 आ जाएं, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एंटायर कोऑर्डिनेट प्लेन को। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं
अगर आपके पास ABC एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको पता है कि ये इक्वेशन कब कब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर B 0 नहीं है तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर B 0 हो जाता है पर A 0 नहीं है तब ये स्ट्रेट लाइन तब भी हो जाएगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी। लेकिन जब A और B दोनों 0 हो जाते हैं तो C के 0 नहीं होने पर एक फॉल्स इक्वेशन बनती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ये नहीं है। और साथ में A भी 0 है और C भी अगर 0 हो जाता है तो ऐसे केस में इक्वेशन एंटायर कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अभी भी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन की इक्वेशन तब तक है जब तक A और B दोनों एक साथ 0 नहीं है, ठीक है। नाउ उसके बाद देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो लाइंस हैं L1 और L2, इन दोनों लाइन के इंक्लिनेशन क्या है, θ1 और θ2 है, और इनके स्लोप्स m1 m2 है, यानी कि tan θ1 तो हो गया m1, tan θ2 हो गया m2। इस लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, आप देखें L1 का इंक्लिनेशन θ1 है और इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, θ2 है। यहां से आप लोग नोटिस करना कि अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, इसका θ2 है, θ1 इसका θ2, इसका θ1 है और इसका θ2 है, तो बीच का एंगल क्या होगा, आप सोचो, इमेजिन करो, खुद सोचें आप लोग कि इस लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, राइट, और दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन होराइजन से कितना है, θ2 है। वापस से बता रहा हूं, अगर एक लाइन L1 का इंक्लिनेशन होराइजन से θ1 है और L2 का इंक्लिनेशन θ1 है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, θ1 माइनस θ2 आएगा। मॉड क्यों ले लिया भाई, क्योंकि अपन को नहीं पता कि कौन सी लाइन का इंक्लिनेशन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ ग्राफ से, फिगर से तो दिख रहा है कि L1 का बड़ा है, ये तो कोई सा भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो आपको फिर मॉड लेना पड़ेगा। बच्चों इसमें अगर आपके पास लाइंस के बीच का एंगल अगर मैंने बीटा कहा है, तो बीटा आपके पास बन गया θ1 माइनस θ2, तो ये एंगल आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी फिगर से भी आप नोटिस करें, इन दोनों का सम आएगा θ1, राइट, तो θ2 प्लस बीटा आपके पास बनना है θ1, तो वहां से बीटा आएगा θ1 माइनस θ2। तो अगर ये बीटा आ चुका है लाइंस के बीच का एंगल, तो ये क्या है, पाई माइनस बीटा, ये भी तो लाइंस के बीच का एंगल ही हुआ। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, दो लाइंस के अगर इंक्लिनेशन θ1 θ2 है तो उनके बीच का एंगल होगा या तो मॉड ऑफ θ1 माइनस θ2 या फिर पाई माइनस θ1 माइनस θ2। एक काम करते हैं कि हम θ1 माइनस θ2 को बीटा लिखें, tan ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि लाइन L1 L2 के आपको इंक्लिनेशन नोन एंगल नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालना वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटा अगर मैं θ1 माइनस θ2 लेता हूं तो आपके पास tan बीटा आएगा tan θ1 माइनस θ2, जिसको आप लिख सकते हैं tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोस्तों यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहां से हम बीटा निकाल लेंगे, अगर आप इसे मोड़ लेंगे तो बीटा अक्यूट वाला एंगल निकलेगा। फिर इसके बाद जब एक एंगल आ गया दो लाइन के बीच का, अगर बीटा एक एंगल आ चुका है तो उन दोनों के बीच में एक और एंगल लिख सकते हैं, पाई माइनस बीटा। तो दो लाइन के बीच में एक एंगल एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, तब तक जब तक कि लाइंस आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। अगर परपेंडिकुलर हो गई तब तो आपके पास दोनों ही एंगल राइट एंगल होंगे, चाहे ये ले लो या ये ले लो, है ना। पैरेलल हो गई तब तो एंगल 0 हो जाएगा लाइंस के बीच में। उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपके पास देखें कि क्या है, आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 मेकिंग एन एंगल बीटा विद द गिवन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। मान लेते हैं कि आपके पास ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस लाइन से आपको बीटा एंगल बनाने वाली लाइन रिक्वायर्ड है। आपको एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c और उस लाइन से बीटा एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए। तो आपको देखना है कि अगर इस लाइन का मैं इंक्लिनेशन थीटा मान लूं तो ऐसे केस में आपके पास tan थीटा तो m हो जाएगा, और अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है और आपको इससे बीटा एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए तो आप देख सकते हैं कि उस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा, क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता है कि ये बीटा है, तो इसका अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका थीटा प्लस बीटा होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इस लाइन से बीटा एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए तो वो ये भी हो सकती है, इसका मतलब आपको इंक्लिनेशन इसका थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लाइन जो कि इस पॉइंट x1 y1 से पास करेगी, उस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, वो लाइन जो x1 y1 से पास करेगी और इस गिवन लाइन के साथ में बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या होगा, ये होगा थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, और एक आएगा थीटा माइनस बीटा। क्योंकि इस लाइन का इंक्लिनेशन दोस्तों थीटा अगर मान लिया है, इस लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो बीटा एंगल बनाने वाली लाइन का इंक्लिनेशन थीटा प्लस बीटा होगा, और एक और लाइन होगी जो इस लाइन के साथ में
बीटा एंगल बनाएगी तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा माइनस बीटा होगा, क्योंकि आपको इसमें बीटा थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, इंक्लिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ चुका है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, तो ये आपको मिलेगा tan थीटा प्लस माइनस बीटा। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan बीटा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस, इधर प्लस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m प्लस माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan बीटा हो जाएगा। तो ये आपको देखना है दोस्तों कि ये लाइन का स्लोप हो गया है, इन दो लाइन का स्लोप हो गया है। अब क्योंकि आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ये वाला आ जाएगा और इनटू x माइनस x1। तो ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो कि पॉइंट x1 y1 से पास करती है और साथ में उसका इस y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में एंगल कितना है, बीटा है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालो, तो आपको उस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट लेकर के चलना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास लाइन का पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज है L एट x1, y1। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा L एट x1 y1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ दोस्तों अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको पता करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या करें, दोनों में से किसी भी एक लाइन पे कोई पॉइंट पता लगा लो और उसके दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो वही आपके पास पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस भी हो जाएगी। और अगर आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखना चाहें तो आप देखें, पहले तो दोनों में xy के कोफिशिएंट सेम कर लो, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ऐसा पॉसिबल भी है। फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला लगा दें, मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकाल सकते हैं। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। सपोज करें कि ये आपके पास कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमें करना क्या है कि एक पॉइंट आपके पास गिवन होगा x1, y1, और इस पॉइंट से आपने क्या करना है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये परपेंडिकुलर जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट f को हम कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 टू द लाइन L। राइट तो x1 y1 से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, इसका एक तरीका तो ये है कि आपको इसका स्लोप माइनस a बाई बी पता है, तो इस लाइन का स्लोप b बाई ए आ जाएगा। जब इसका स्लोप आपको b बाई ए पता है और x1 y1 इसका पॉइंट है, तो इस लाइन की आप इक्वेशन पता कर सकते हो और इस लाइन की इक्वेशन को और l की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन f आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने का एक और तरीका है जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो अपन फॉर्मूला समझ लेते हैं। सपोज करें कि जो x1 y1 है उस पॉइंट से लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x, y, तो वो x, y को निकालने के लिए ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये क्या है, x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1, यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट a और b आ रहे हैं, और ये चीज आपके पास है कि लाइन के अंदर x1 y1 डाल दिया और नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट गलत जगह लगा हुआ है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं, ये रूट नहीं आता यहाँ पे। ऑल राइट तो ये आपके पास हो गई है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला हो गया है। तो अगर x1 y1 से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स को आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड पूरी नोन है, राइट और इसमें जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको x मिल जाएगा और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको y मिल जाएगा, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। पॉइंट का इमेज किसी भी लाइन के अंदर लेना है तो पॉइंट आएगा, आपको वो पॉइंट को पता करना है। मान लीजिए कि पॉइंट P का इमेज ये पॉइंट P डैश है इस लाइन के अंदर, तो अगर लाइन को एक मिरर की तरह देखें तो पॉइंट P का इमेज P डैश है। एक्चुअली पॉइंट P का इमेज अगर P डैश है तो PP डैश L के परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए और PP डैश का मिड पॉइंट जो होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और वो लाइन के ऊपर लाई करेगा।
अब इस P डैश को कैसे निकालेंगे? एक मेथड तो ये कि आपने क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, जो मैंने 2 मेथड बताए, किसी से भी निकाल लो, एक डायरेक्ट मेथड और एक उससे पहले वाला। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि आपके पास ये जो P डैश है, इस PF को 2:1 के अंदर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, उससे आप P डैश निकाल सकते हैं। या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस डायरेक्ट फॉर्मूला से जाकर के सीधा आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और वो तरीका ये है कि अगर आपने मान लिया कि x1 y1 से x1 y1 का जो इमेज है अगर वो x, y है, तो उसको इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, इस इक्वेशन से पता लगाना है। इक्वेशन है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b, और ये चीज यहाँ पे आएगी। आपको इसमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसमें -2 आएगा और कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं है। तो दोनों के फॉर्मूले करीब करीब सेम है, अगर आप इसे एक साथ याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट है x1, y1, तो ऐसे केस में उस x1, y1 पॉइंट का x एक्सिस के अंदर इमेज क्या होगा, x1, -y1, और इस पॉइंट का y एक्सिस के अंदर अगर आप इमेज लेते हो तो वो आपको मिलेगा -x1, y1। एंड ऑल्सो आप लोग ये देखें कि x1, y1 पॉइंट से ओरिजिन की x1, y1 से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर का फुट होता है x1, 0, और x1, y1 से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा, 0, y1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और इमेज की। अगर आप x1, y1 का ओरिजिन के अंदर इमेज लेंगे तो वो आपको मिलेगा क्या, वो मिलने वाला है -x1, -y1। एंड नाउ दोस्तों एक और स्पेशल लाइन ले रहे हैं, y इक्वल टू x। अगर आप y इक्वल टू x लाइन के अंदर x1, y1 का इमेज लेंगे तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाएंगे, y1, x1 हो जाएगा, राइट। और अगर ओरिजिन के अंदर इमेज ले रहे हैं तो आपको सीधा क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है -x1, -y1। इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन आपको बदल देना है या उसे नेगेटिव कर देना है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में। मान लेते हैं कि आपके पास ये 2 लाइंस दे रखी है। अगर आप देखें तो ये 2 लाइन की इक्वेशन है और ये एक साथ मिलकर के एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाती हैं। अगर आपके पास इसको इस तरीके से सेट की टर्म्स में सोचा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये L1 क्या है, उन सारे x, y का कलेक्शन है जो x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड सिमिलरली L2 भी एक और सेट हुआ x, y का कलेक्शन जो कि x, y इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि L1 और L2 दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन है बच्चों। अब अपन को यहाँ पे देखना है कि दोनों लाइंस का, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आप इसे बोल सकते हो और ये 2 सेट भी आप इसे कह सकते हो। अगर इन दोनों सेट का कॉमन आंसर चाहिए, दोनों सेट का इंटरसेक्शन चाहिए, या ऐसे कहें कि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। सिस्टम का सॉल्यूशन वो होता है जो सिस्टम में प्रेजेंट एवरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो आपको वो सॉल्यूशन चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करे। तो पहली बात तो अपन अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके पास ये दोनों लाइंस इस तरह की हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं है, यानी कि -a1/b1 जो फर्स्ट का स्लोप है, -a2/b2 जो सेकंड का स्लोप है, वो दोनों कैसे हैं, अनइक्वल है। तो ऐसे केस पर लाइंस कैसी होंगी, नॉन पैरेलल होगी। फिर दोनों के ग्राफ क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक सॉल्यूशन आएगा। अगर सिस्टम की बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ सेट्स की बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितने पॉइंट आपको मिलेंगे, केवल एक पॉइंट आपको मिलने वाला है। L1 सेट और L2 सेट का इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी होगी 1 के बराबर। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं उस पॉइंट को भी पता लगाएं कि वो पॉइंट क्या है जिसपे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सिस्टम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x के नीचे क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1, y के नीचे आएगा c1a2 माइनस c2a1, और 1 के नीचे आपको मिलेगा a1b2 माइनस a2b1 के बराबर। इसको इसके बराबर करके x निकाल लें तो आपको मिलने वाला है b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, और y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, तो ऐसे केस में आपके पास L1 सेट और L2 सेट का इंटरसेक्शन ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में कुछ हमें कमेंट करने हैं, क्या क्या कमेंट कर सकते हैं इस सिस्टम के बारे में वो देखें।
तो ये आपके पास दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे हम कमेंट करना चाहें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में कमेंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। लाइंस के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि लाइंस आपस में एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इस एक ही केस के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। और अगर सेट्स की टर्म्स में बोले तो L1 और L2 का सेट जो दिख रहा है उसका इंटरसेक्शन ये एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसको रट लेना, इस फॉर्मूले को, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट जनरलाइज वे में आपको इसको समझाने के लिए करा है। नाउ दोस्तों इसके बाद अगले केस पे चलते हैं। क्या हो अगर लाइंस आपके पास पैरेलल हो जाए, यानी कि माइनस ऑफ A1 अपॉन B1 और माइनस ऑफ A2 अपॉन B2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दैट मीन्स की लाइन के स्लोप्स के लाइंस स्लोप ऑफ लाइंस बराबर हो जाए। तो अगर स्लोप्स ऑफ लाइंस बराबर हैं तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी जिसको आगे बढ़ के आप लिख सकते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई है ना, चलो कोई नहीं, चलते आगे। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ये आपके पास सिचुएशन हो गई है। अब अपन यहाँ पे देखें कि अगर लाइंस पैरेलल है तो वो लाइंस पैरेलल कैसी कैसी हो सकती है। वो लाइन पैरेलल ऐसी हो सकती है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसे लाइंस पैरेलल हो सकती है और यह लाइंस पैरेलल ऐसे भी तो हो सकती है, एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर सकती है। तो आप लोग देखें कि एक सिचुएशन ये है जब लाइंस पैरेलल तो है बट कोइंसाइड नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशन में दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा और आप बोलेंगे कि सिस्टम किस तरह का है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ये दोनों बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में C1 अपॉन C2 अगर इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ग्राफ ऐसा होगा। तो सिस्टम के केस में आप बोलेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ओके। और आप बोल सकते हैं सेट्स के केस में कि L1 सेट और L2 सेट का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जो दो पैरेलल लाइन है वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड करने लग जाए। अगर दोनों लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही है तो ऐसे केस में वो दोनों इक्वेशन जो आपके पास लिखी हुई है दोनों एक्चुअल में इक्वलेंट इक्वेशंस हो जाएंगी और इनकी ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेंगे। और इक्वलेंट इक्वेशन में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो सभी बराबर होता है, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं L1 और L2 सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, या तो L1 लिख दो या L2 लिख दो, क्योंकि L1 सेट और L2 सेट तो एक्चुअल में क्या है, एकदम बराबर है। इसे अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है विद हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों जो मीडियंस है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। दोस्तों अभी अपन ने प्रूव किया कि ट्राइंगल की तीनों मीडियंस जो होती है वो कॉन्करेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे दो मीडियन मिलती है उसी पॉइंट से तीसरी लाइन भी पास करती है। वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है मीडियंस का उसे कहते हैं ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ओके, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो ये बी के कोऑर्डिनेट ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 मान लेते हैं। अगर इन तीनों वर्टिसेस के ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं तो पहले अपन क्या करें, इस डी को निकालते हैं जो कि बीसी का मिड पॉइंट है, वो ये आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जी को निकालने के लिए एडी को 2:1 में डिवाइड करें तो 2 इंटू इस डी का एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे तो x2 प्लस x3 आ जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो वो तो x1 होगा और नीचे 2 + 1 दैट इज 3। यानी कि सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रॉइड का, तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये अपन ने आपको बताया एक कि मीडियंस जो होती है कॉन्करेंट होती है एक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट होती है उसे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहा जाता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए अभी अपन ने एक एग्जाम्पल आपके सामने करके दिखाया ही है। तीनों मीडियंस की इक्वेशन निकाली, उनका मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी 2,2 आया। अगर ये तीन वर्टेक्स से आप सेंट्रॉइड निकालेंगे तो उससे भी आ जाएगा 8 - 7 तो 1 हो गया, 1 और 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे आप वाई कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे समझे ना। उसके बाद कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको अभी बताया गया था कि जो सेंट्रॉइड होता है तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। आप देख सकते हैं जब तीन मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा फिगर जो है, पूरा ट्राइंगल जो है वो 6 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। अगर मुझे एक भी ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो वो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 6 के 6 बराबर एरिया के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG अगर आपको चाहिए तो वो आएगा 1/6 ऑफ एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये एक फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ट्राइंगल की एक मीडियन ड्रॉ करी तो ये मीडियन क्या करेगा, इस ट्राइंगल को दो ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड करेगा जिसका एरिया क्या होगा, बराबर, यानी कि इन दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने एक ट्राइंगल के सेंट्रोइड को क्या किया, सेंट्रोइड को अपने सपोज करें कि वर्टिसेस से मिला दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो तीन ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं तीनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देख सकते हैं AGB, AGC और BGC तीनों ही ट्राइंगल के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्चुअल में सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर आप वर्टिसेस को मिलाएं तो पूरा ट्राइंगल तीन बराबर के एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड होता है। एंड नाउ उसके बाद देखते हैं कि अगर आपने ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो आपके पास चार इक्वल ट्राइंगल्स में ये पूरा ट्राइंगल बट जाएगा। हर एक पार्ट का, हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The three right bisectors of the sides of a triangle are concurrent at a point। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर कहते हैं। बच्चों आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर बनाते हो, अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर बनाते हो, एक लॉजिक, एक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप किसी आप केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर राइट बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो उस राइट बाइसेक्टर का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, उन दोनों लाइन सेगमेंट के एंड से बराबर के डिस्टेंस पे होता है। तो अगर ये राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है AB का, तो इस AB के राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसकी इन दोनों लाइन पॉइंट से एंड से बराबर की डिस्टेंस होगी। कैसे होगी, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट AM और BM बराबर है, और ये जो आपके पास है PM, इसको बोल देते हैं, ये भी एक कॉमन साइड है और दोनों राइट एंगल है। तो SAS क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे PA बराबर PB आ गया। अब अगर इस लाइन सेगमेंट पे, इस राइट बाइसेक्टर पे कोई और पॉइंट भी लेंगे तो इसका भी इन दोनों एंड से क्या होगा, बराबर का डिस्टेंस रहेगा। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, आप लोग केयरफुली समझना। मान लेते हैं कि आपके पास ABC 3 पॉइंट है और ABC का मैंने क्या बनाया, राइट बाइसेक्टर बनाया। तो इस राइट बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट B और C से क्या होगा, बराबर की दूरी पर रहेगा। सिमिलरली AC का भी आप राइट बाइसेक्टर बना दें तो AC का राइट बाइसेक्टर जो आपने ड्रॉ किया है उसका भी हर पॉइंट AC से बराबर की डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो पॉइंट है, जो दोनों राइट बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट AC के राइट बाइसेक्टर पे है, तो इसका मतलब A और C से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर रहेगी। एंड नाउ सिमिलरली आप एक और चीज नोटिस करना कि जो राइट बाइसेक्टर ऑफ BC है उस पे भी ये वाला पॉइंट S लाई कर रहा है, जो दोनों राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका मतलब इस S का BC से भी क्या होगा, बराबर का डिस्टेंस आएगा। तो SB बराबर SC, यानी कि SC बराबर SB बराबर SC। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि सर्कमसेंटर एक ऐसा बिंदु है जिसका तीनों वर्टिसेस से बराबर का दूरी होता है, बराबर का डिस्टेंस होता है। तो सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका तीनों ही वर्टिस से बराबर का डिस्टेंस होगा, SA बराबर SB बराबर SC। अगर आप इस डिस्टेंस को R मान लें और S को सेंटर ले लें तो आप देख सकते हैं कि तीनों डिस्टेंस को आप R बोल सकते हो और S को सेंटर ले लें, और अगर S को सेंटर ले लिया जाए और इस R को रेडियस ले लिया जाए तो आप एक ऐसा सर्कल बना पाओगे जो तीनों ही वर्टिसेस से पास कर जाएगा। इस सर्कल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। R को हम सर्कम रेडियस कहेंगे और S जो आपको दिख रहा है वो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। अब जो सर्कम रेडियस है उसकी लेंथ के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक सर्कम सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर है, ये एंगल अगर A है बच्चों तो ये 2A हो जाएगा और ये फिर से A हो जाएगा। नाउ इस ट्राइंगल का ABC का ये वाला साइड BC स्मॉल a है तो ये BD A/2 हो जाएगा। और अब आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना, इस ट्राइंगल के अंदर SBD ट्राइंगल के अंदर ये कैपिटल R है, ये A/2 है और ये आपका एंगल A है। तो क्या आप लोग देख सकते हैं A/2 अपॉन कैपिटल R को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल A, तो इससे कैपिटल R क्या आ जाएगा, A/2 साइन A। अब इसमें मैं ऊपर नीचे BC से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाता है, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या है, ये है, ये नहीं, ये एक्चुअली आपको देखना है कि अगर मैंने इसको BC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और 2 से भी मैं कर दूं, एक मिनट, BC से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे 2 साइन A मल्टीप्लाइड बाय BC हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप देखना इसमें कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 टाइम्स हाफ BC साइन A।
ओके, 4 टाइम्स हाफ बी सी साइन है, इसको लिखा जा सकता है। और ये आपके पास हाफ बी सी साइन है क्या है, हाफ दो साइड का प्रोडक्ट और साइन ऑफ बीच का एंगल। ये होता है ट्राइंगल का एरिया, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपके पास सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल क्या बन गया, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देखें। नाउ दोस्तों, अपन ने अभी आपको बताया सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एच से रिप्रेजेंट, जो कि एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। और जी आपके पास है जी आपके पास है सेंट्रॉइड, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जो एस है वो है सर्कम सेंटर, जो कि राइट बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि एच, जी और एस ये तीनों हमेशा एक ही लाइन के अंदर होते हैं। ये फैक्ट है उन सारे ट्राइंगल के लिए जो इक्विलेटरल के अलावा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा सभी ट्राइंगल के ये तीनों पॉइंट एच, जी, एस एक ही लाइन के अंदर होते हैं। और जो जी होता है वो एच एस को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर होता है। क्योंकि अगर आप एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो वही मीडियन बन जाता है, वही राइट बाइसेक्टर भी वही होता है और मीडियन भी वही है। तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं राइट ट्राइंगल के बारे में। अगर आपके पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा। आप क्या करें, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दें, फिर सी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मिले, बी पे। इसका मतलब यही ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हुआ। एंड नाउ बच्चों, इसी तरह से अगर आप इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ढूंढते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये करेंगे कि इस एक साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगा। और ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी आपके पास मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये दो सेक्शन बराबर है और ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो आप इसे बीपीटी से भी देख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो ये पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AC का, जिसे मैं E बोल देता हूं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो AC है उसका भी राइट बाइसेक्टर बनाओगे, वो तो इसी E से पास करने वाला है। तो ये दो राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। आपको पता है अगर आपको सर्कम सेंटर चाहिए तो केवल दो राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ करने से भी बन जाएगा, क्योंकि तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो सर्कम सेंटर हुआ वो इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये हमें यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि राइट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पे बनता है जिस पे राइट एंगल है ट्राइंगल का, और सर्कम सेंटर होता है बच्चों हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दोस्तों, उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंटेंट है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। तो अगर आपके पास 3 स्ट्रेट लाइंस दे रखी है और 2 स्ट्रेट लाइन अगर किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन भी गुजरती है तो आप बोलेंगे कि तीनों लाइन कैसी है, कॉन्करेंट है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी हमें यहाँ पे चेक करनी है कि क्या होती है। तो आप सबसे पहले देखें, अगर आपको कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी पता करनी है और या फिर आपको मालूम करना है कि लाइंस कॉन्करेंट है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसके लिए दो लाइन का, किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और उसको तीसरी लाइन के अंदर पुट कर देंगे। और अगर वो तीसरी लाइन भी उस इक्वेशन, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस को सेटिस्फाई करे तो आप बोल सकते हैं कि लाइंस आपके पास क्या है, कॉन्करेंट है। ऐसा करने में आपके पास जो कंडीशन आएगी वो एक्चुअल में ये वाली आ जाएगी, डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 आपके पास 0 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 3 लाइंस आपके पास कॉन्करेंट होती है तो उसको चेक करने का तरीका, अगर आप ऐसे बेसिक तरीके से जाएं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ क्वेश्चंस में कराया भी था जब हमने मीडियंस को कॉन्करेंट प्रूव किया था, या फिर राइट बाइसेक्टर्स को, या फिर हमने ऑल्टीट्यूड्स को कॉन्करेंट प्रूव किया था। दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और उसको तीसरे पे लाई करके देखा तो कॉन्करेंट है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो। ठीक है, तो यहां पे अपन एक कंडीशन बता रहे हैं आपको कि अगर ये तीनों लाइंस में से कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ऐसे केस में वो 3 लाइन ऐसी हो सकती है या फिर वो ऐसी भी हो सकती है। इस सिचुएशन में ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है और इस सिचुएशन में वो क्या कर रही है, कॉन्करेंट है। तो अगर 3 लाइंस दोस्तों, अगर कोई भी उनमें से दो पैरेलल नहीं है तो ऐसे केस में वो या तो कॉन्करेंट होगी या फिर इस तरह का ट्राइंगल बनाएगी। आप देखें कि अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होगा, और अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास कैसा होगा, नॉन जीरो होगा।
अगर इसे तीन इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस माने तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक यूनिक पॉइंट आपके पास है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या आप बोल सकते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब आपके पास तीन लाइंस इस तरह से ट्राइंगल बनाती है तो डिटरमिनेंट कैसा होता है बेटा? नॉन जीरो होता है। और जब ये डिटरमिनेंट आपके पास नॉन जीरो है तो ऐसी सिचुएशन में तीनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम की टर्म्स में ये बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बनेगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के टर्म्स में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर लाइंस कॉन्करेंट है इस तरह से, इस डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं कि अगर तीन स्ट्रेट लाइंस में से आपके पास कम से कम दो लाइंस अगर पैरेलल हो जाए तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो अगर तीन लाइंस आपके पास गिवन है, उनमें से कोई कम से कम दो लाइन पैरेलल है, तो वो कैसी हो सकती है? दो पैरेलल हो सकती है, तीसरी इनको काट सकती है, या फिर तीनों अलग अलग लाइंस पैरेलल हो सकती है, या फिर तीनों लाइंस पैरेलल तो हो रही है लेकिन दो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है और एक अलग जा रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पैरेलल लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करें। मैंने यहाँ पे पास पास दिखाया है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों लाइन एक के ऊपर एक बन रही है। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है कि जो दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड करें और तीसरी लाइन इनको काट के चली जाए। दोस्तों अगर आपके पास तीनों लाइन पैरेलल होती है तो ऐसे केस में भी डिटरमिनेंट ये वाला जीरो आएगा। तो आप लोग चेक करें कि यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे भी तीनों लाइंस आपके पास क्या है, इन सारी कंडीशन में यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखें तो तीनों लाइंस आपके पास क्या आ रही हैं? पैरेलल आ रही है। ऑलराइट, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में भी तीनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, तब भी आपके पास डिटरमिनेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ये केवल इसके लिए है, ये सभी के लिए आपके पास क्या बनेगा? डिटरमिनेंट जीरो बनेगा। राइट, हालांकि इसमें तीनों लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन इन दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, लेट से इसका और इसका, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों लाइन सेम है। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट इसके लिए भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर आपके पास तीन लाइन में से केवल दो लाइन पैरेलल है बट वो कोइंसाइड नहीं कर रही है और वो तीसरी लाइन उनको दोनों को काट के चली जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में सिस्टम का यूनिक आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर है क्योंकि तीनों लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही है और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन में सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ना उसके बाद बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइन, रेखा लाइन का परिवार, फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। सिस्टम में क्या होता है कि जो फैमिली में या सिस्टम में क्या होता है जिसमें सारे मेंबर्स में सेम कुछ क्वालिटी होती है, वो एक सिस्टम ऑफ लाइंस होता है, वो फैमिली ऑफ लाइंस होता है। अलग अलग कंडीशन के अंदर फैमिली ऑफ लाइंस को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको चाहिए सिस्टम ऑफ लाइन जिसका स्लोप m है, फिक्स है, तो ऐसे केस पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जहां पे b क्या है दोस्तों? b आपके पास है वेरिएबल आर्बिट्ररी नंबर b है, पर m आपके पास फिक्स्ड है। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लाइंस है जिसका स्लोप m है। अलग अलग b की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास अलग अलग फैमिली का, इसका इस सिस्टम का अलग अलग मेंबर निकलता जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक m स्लोप की लाइन अज्यूम करूं तो फिर आप क्या मानेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी मानेंगे। तो इसके आगे चल के आप फिर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ बच्चों इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लाइंस कंटेनिंग द पॉइंट x नॉट y नॉट, एक पॉइंट x नॉट y नॉट है, उसको कंटेन करने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। तो यहां पे आपका x नॉट y नॉट तो क्या है? फिक्स है, लेकिन जो m है वो वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि m आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया है। तो इस पॉइंट x नॉट y नॉट से पास करने वाली, ऐसे करके आपके पास इनफाइनाइट लाइंस है और इन लाइंस का इक्वेशन ये हो जाएगा। अलग अलग m की वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो आपको इस फैमिली का अलग अलग मेंबर मिलता चला जाएगा। तो ये आपके पास पूरा एक फैमिली ऑफ लाइंस है, सिस्टम ऑफ लाइंस है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टम ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो लाइंस है, एक तो L1 है और एक आपके पास L2 है। तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन चाहिए। आपको पता है कि इसको कैसे कर सकते हैं। अगर अपन ऐसे चाहते हैं कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन चाहिए तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगा लो। मान लो कि वो x नॉट y नॉट है, तो वो जो x नॉट y नॉट है उससे फिक्स पॉइंट से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइन तो ये है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले आप इस फैमिली को लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0।
आप देख सकते हैं कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। इसमें केवल लैम्डा ही आर्बिट्ररी नंबर है, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं आपके पास। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करना कि अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 L2 का, अगर मैं उसे h कॉमा के मानता हूं तो वो h कॉमा के इन दोनों को 0 बनाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाएगा, h कॉमा के 0 बनाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैंने h कॉमा के इसमें रखा तो ये भी 0 बन जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ये भी 0 बन जाएगा, तो जो कि बराबर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस आपके सामने दिख रहा है, ये क्या करेगा, L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, चाहे लैम्डा कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहा है 0 प्लस लैम्डा टाइम 0 बराबर 0। इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलवेज L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। एंड ऑल्सो अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसी बनती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो आप जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन है। तो मैंने आपको दो बातें बताई। एक बात तो ये कि ये जो लाइन आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास है, वो L1 L2 इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, चाहे लैम्डा कुछ भी हो जाए। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 है। ना दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आपके सामने है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस फॉर्म के अंदर लिख रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पे हम लैम्डा को आर्बिट्ररी नंबर मान के चल रहे हैं, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट जो है वो एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे केस में ये लाइन हमेशा उस x, y को जरूर सेटिस्फाई करेगी जिस x, y पे ये 0 बने और ये भी 0 बने, यानी कि ये दोनों 0 बन जाए। यानी कि कुल मिला के इन दोनों लाइन का, इन दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन, वो एक्चुअल में इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन लाइन की इक्वेशन कभी इस तरीके से लिखते हैं तो ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा पास करती है, और वो फिक्स्ड पॉइंट कौन होगा, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। नाउ दोस्तों इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का लोकस क्या होता है दोस्तों, ये होता है उस पॉइंट का पाथ जो वो ट्रेस करेगा बाय फॉलोइंग सम सर्टेन कंडीशन। यानी कि जब कोई पॉइंट को अपन मूव करने के लिए फ्री करें और लेकिन उसको कंडीशन भी दें कि कुछ कंडीशन को फॉलो करके वो मूव करता होगा, तो ऐसे केस में वो जो पाथ ट्रेस आउट करेगा वही पाथ दोस्तों लोकस ऑफ अ पॉइंट है। अब बात करते हैं किसी पॉइंट के लोकस का इक्वेशन कैसे पता करते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है सबसे पहले उसको आप h कॉमा के सपोज कर लें। फिर इसके बाद क्या करें, जो भी आपके पास कंडीशन वहां पे दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, उसे आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें। और उसके अगले स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है कि जो भी वेरिएबल आपके पास h और k के अलावा है, जो आपने माने होंगे या क्वेश्चन ने किसी तरह से मानने के लिए कहा होगा, तो वो वेरिएबल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जब आप एक ऐसी इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं जिसमें h और k है केवल, और कुछ भी अननोन वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी नंबर नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप करनी है, यानी कि h की जगह x करें और k की जगह y कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। एक लाइन के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट्स की पोजीशन कैसे पता लगाएंगे। एक पॉइंट आपके पास है x1 y1 और एक और पॉइंट है दोस्तों x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स का इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे मालूम करना है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉइंट है P और एक कोई पॉइंट है आपके पास Q, और एक लाइन है जो इस सेगमेंट को, PQ सेगमेंट को काट के चली जा रही है, और अगर ये इंटरसेक्ट करे तो ऐसे केस में आपके पास ये PQ लाइन सेगमेंट दो हिस्सों में बट रहा है, PR और RQ में। तो इनका रेशियो जो आपके पास आता है वो होता है PR और RQ का रेशियो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। यानी कि अगर आपके पास PQ दो पॉइंट्स आपके पास है और एक लाइन जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन इसको PQ को अगर बांट के चली जा रही है, काट के चली जा रही है, तो इस केस में ये लाइन L PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो हो गया PR और RQ का रेशियो, और ये होता है माइनस L एट P डिवाइडेड बाय L एट Q का रेशियो, राइट। तो ये आपके पास रेशियो आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया,
पी क्यू 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है तो एक लाइन आपको पी क्यू को किस रेशो में बांट देगी, वो रेशो आपके पास ये है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड के अंदर है तो ये रेशो आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिवीजन इंटरनल है। और अगर ये रेशो पॉजिटिव है तो फिर ये चीज नेगेटिव आएगी, है ना, तो यानी कि एलपी एलक्यू का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है तो ये रेशो, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, एलपी एलक्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आपको मिलेगा। ऑल राइट, लेकिन अगर ऐसा हो कि पी और क्यू पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में चले जाएं तो ऐसे केस में क्या होगा। अगर पॉइंट पी और क्यू इस लाइन के सेम साइड के अंदर है तो ऐसे केस में जो आर पॉइंट मिला पी क्यू के ऊपर, इस एल का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो आर क्या करेगा, पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये जो रेशो आया आपके पास, ये एक्सटर्नल डिवीजन का रेशो होगा, यानी कि ये रेशो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और अगर ये रेशो पॉजिटिव है तो इस केस में अंदर वाला जो आपके पास आ रहा है ये रेशो नेगेटिव आएगा, सॉरी। और अगर ये रेशो नेगेटिव आपके पास आना है तो ये अंदर वाला पॉजिटिव आना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो पॉइंट आपके पास पी और क्यू लाइन के सेम साइड में होंगे तो एल पी और एल क्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन आपके पास दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस लाइन के अगर सेम साइड में दो पॉइंट हैं तो ऐसे केस में उन दोनों के ऊपर एल का साइन सेम रहेगा। ओके, सेम साइन रहेगा आपके पास एल का, अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड के अंदर होते हैं तो ऐसे केस में उन दोनों के ऊपर एल का साइन अलग अलग रहेगा। तो आप इसमें चाहें तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अगर सेम साइड में है पॉइंट, सेम साइड में अगर है, सेम साइड में अगर पॉइंट्स हैं तो आपके पास सेम साइन होगा ऑफ एल। और अगर पॉइंट्स अपोजिट साइड में हैं, अपोजिट साइड में होंगे तो ऐसे केस में उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एल का साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, अपोजिट साइन ऑफ एल, राइट। तो इस तरीके से किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, कुछ फॉर्म्स बाकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास एक कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है और इस स्ट्रेट लाइन एल के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल पी है, यानी कि इस नॉर्मल का लेंथ आपके पास स्मॉल पी दे रखा है और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा का एंगल बना रही है, तो ऐसे केस में इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आपको दो बातें इस लाइन के बारे में दे रखी है। एक तो आपके पास ओ एन लेंथ स्मॉल पी है और ये जो एंगल है एक्स ओ एन ये अल्फा दिया हुआ है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लाइन है उसका स्लोप कितना आएगा, क्योंकि अल्फा है ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 90 डिग्री प्लस अल्फा, यानी कि आपके पास इस लाइन का स्लोप होगा 10 90 डिग्री प्लस अल्फा, दैट इज माइनस कॉट अल्फा। अब अगर आपके पास इस डिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल p है तो ऐसे केस में ये एंगल क्योंकि अल्फा है तो ये चीज आपके पास p cos अल्फा p sin अल्फा बन जाती है। तो दोस्तों जो n आपके पास है ओरिजिन से लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे p cos अल्फा p sin अल्फा, यानी कि लाइन L असल में इस पॉइंट p cos अल्फा p sin अल्फा से पास करी है और इसका स्लोप है माइनस कॉट अल्फा। तो लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यहाँ पे x लिखना। तो ये इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो रही है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। दोस्तों इसे लाइन का नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे आपको लाइन की ओरिजिन से नॉर्मल डिस्टेंस पता है और साथ में जो नॉर्मल ओरिजिन से लाइन पर डलेगा उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल अल्फा पता है, तो ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी लाइन का इक्वेशन होगा। अब अलग अलग सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं, मान लीजिए कि लाइन आपके पास इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से दिखाई दे रही है और ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो नॉर्मल है ये अल्फा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल जो बनाएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। और अगर आपके पास लाइन इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ दिखाई दे रही है तो ओरिजिन से नॉर्मल डालेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल अल्फा बनाएगा वो π/2 से π के बीच में आएगा। एंड सिमिलरली अगर लाइन ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रही है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करेंगे ON तो इसका विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल का वो एक्चुअली पाई से भी बड़ा होगा बट 3π/2 से छोटा हो जाएगा, तो पाई से 3π/2 के बीच में ही रहेगा। एंड इसी तरह से दोस्तों अगर
आपके पास लाइन इस तरह से दिखाई दे इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ऐसे केस में ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया है ON, उसका विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल आप देखेंगे वो 3π/2 से तो बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा। यानी कि अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि जो अल्फा आपके पास है वो 0 से लेकर के 2π हो जाएगा। 2π और अल्फा 0 लेने पर सेम लाइन आपके पास बनती है। अगर लाइन आपके पास यहाँ पे इस तरीके से है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर ये एंगल विद एक्स एक्सिस 0 भी बोल सकते हैं और 2π भी बोल सकते हैं। तो हम 2π नहीं लेंगे, 0 लेंगे। तो इस अल्फा का वैल्यू 0 से 2π तक रहेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, लाइन का एक आखिरी फॉर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई लाइन है जिसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल क्या है, थीटा है। अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आपको पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों x1, y1। तो ऐसे केस में इस पॉइंट से अगर r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट अगर P में मान लेता हूं x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालते हैं वो इस फॉर्म में हमें सीखने को मिलेगा। समझते हैं इसे आगे। सपोज करें कि आपके पास कोई एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और वो लाइन पास कर रही है x1, y1 से। तो ऐसे केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अगर लाइन आपके पास ऐसी है जो कि x1, y1 से पास कर रही है और इसका एक पॉइंट आपके पास वेरिएबल पॉइंट भी मैं ले लेता हूं P, और आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो इस लाइन का स्लोप आप क्या लिख सकते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा दोस्तों tan थीटा, और यहां से लिखेंगे तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्या हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जब आप इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और ऐसे करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। ये स्ट्रेट लाइन का क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखें कि इसी फॉर्म को आगे कैरी कर रहा हूं मैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। ये दो रेशो एक्चुअल में बराबर हैं। अगर दो रेशो बराबर होते हैं तो आप जानते हैं कि उन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के स्क्वायर का सम उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम उसका अंडर रूट, प्लस या माइनस के अंदर। प्लस या माइनस में से कौन सा साइन आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों चीजें जो बराबर है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, रेशो की इस प्रॉपर्टी को लगाया। ये तो मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों के न्यूमरेटर के स्क्वायर को सम करा ऊपर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर को सम किया नीचे। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये जो नीचे है ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है आप इस AP को क्या मान लें, r मान लें। तो ये एक्चुअल में x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये है क्या, ये तो बच्चों AP है, जिसे मैं r लिख सकता हूं, ये AP लिख देते हैं चलो, प्लस माइनस AP डिवाइडेड बाय 1। एक काम करते हैं, प्लस माइनस AP को हम r बोलते हैं। एक्चुअल में r क्या है, a से p का डिस्टेंस है, और ये एल्जेब्रिक साइन के साथ में है, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। आप लोग चेक करें कि इससे आपके पास ये चीज r के बराबर आ गई है। तो जब x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r है, तो आप लिख सकते हैं कि x क्या होगा, x1 प्लस r कॉस थीटा, और y आपके पास बनेगा y1 प्लस r साइन थीटा। यहां से आप ऑब्जर्व करना कि ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, x, y आ चुके हैं। यानी कि आप ये फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं, एक गिवन लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट x1, y1 से r डिस्टेंस जाकर के जो पॉइंट मिलेगा वो उसके कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करना, अपन इसको ब्रीफ करते हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाती है बच्चों। अपन इसको ब्रीफ करते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से कैसे काम में लेना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे डिराइव हुआ है। तो आपके पास अगर कोई एक लाइन गिवन है और उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल है थीटा, तो ऐसे केस में अगर एक पॉइंट आपको लाइन पे x1, y1 दे रखा है, तो उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट अगर आपको निकालना है तो दो पॉइंट आपको मिलेंगे, एक तो ऊपर और एक नीचे की तरफ भी आएगा। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो A से r डिस्टेंस पे है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा होंगे।
यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एक के लिए आर पॉजिटिव होगा और एक के लिए आर नेगेटिव होगा। डिस्कस करते हैं किसके लिए आर पॉजिटिव लेना है और किसके लिए आपको आर नेगेटिव लेना है। आई होप इसमें आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया है तो चलते हैं इसमें, मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा सकता हूं क्या? ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको इतना समझ में आ जाएगा। अब आप लोग समझ लें इसे केयरफुली। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक लाइन है और इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा जो है वो 0 से लेकर के π/2 के बीच में आ रहा है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है कोई ए, x1, y1, ये फिक्स्ड पॉइंट है दोस्तों। तो अगर आपको इसके ऊपर जाकर के एक पॉइंट लेना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, यानी कि r डिस्टेंस पे अगर आपको पॉइंट लेना है p तो ये आएगा, और r डिस्टेंस पे नीचे पॉइंट लेना है तब भी यही कोऑर्डिनेट आएंगे। लेकिन ऊपर वाले के लिए r पॉजिटिव होगा और नीचे वाले के लिए r क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड सिमिलरली दोस्तों आगे इस वाले केस में भी चलते हैं कि जब थीटा आपके पास π/2 से लेकर के पाई के बीच में आएगा तो ऐसे केस में इस लाइन का अगर इंक्लिनेशन π/2 से पाई के बीच में है तो ऐसे केस में इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट x1 y1 अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट आपको गिवन है तो इससे r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट लेना है तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। दोनों के ही कोऑर्डिनेट यही फॉर्मूला रहेगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही। लेकिन जो ऊपर वाला बिंदु है उसके लिए r पॉजिटिव होगा और नीचे वाले बिंदु के लिए r नेगेटिव होगा। अगर आपको समझना है कि कैसे हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं, पहले इस केस में चलते हैं। अगर आप इस ए पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे जो ऊपर है तो आपको राइट जाके ऊपर जाना पड़ेगा। राइट जाने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, और एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों तो x1 इसका जो है उससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब r cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos थीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो r पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए r पॉजिटिव है तो इसके लिए भी r क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही थॉट प्रोसेस इसके लिए भी आप ला सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट ए है, यहां से यहां पहुंचना है तो आपको लेफ्ट जाके ऊपर जाना पड़ेगा, और लेफ्ट जाने का मतलब है दोस्तों कि x का कम होना, और इसके लिए x कम हो रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू जो यहां पे है उससे यहां पे कम आएगा, यानी कि r cos थीटा नेगेटिव होगा। अब इसके लिए r cos थीटा नेगेटिव है दोस्तों, और cos थीटा तो आप जानते हैं कि नेगेटिव ही आएगा, π/2 से पाई में है, तो r cos थीटा में अगर cos थीटा नेगेटिव है तो r को फिर नेगेटिव होना पड़ेगा, सॉरी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे r cos थीटा इसके लिए क्या है? इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आप लेफ्ट में चले जा रहे हो। क्योंकि जब लेफ्ट में किसी पॉइंट से लेफ्ट में आप जाते हो तो x का वैल्यू कम होता है, तो इसका जो x1 है, इसका x क्या है? x1 प्लस आर cos थीटा, तो r cos थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो r cos थीटा में से cos थीटा नेगेटिव है तो r को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसके लिए r पॉजिटिव तो इसके लिए r नेगेटिव होगा। तो आपको याद रखना है कि लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से अगर ऊपर जाए, चाहे उसका पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो, दोनों ही केस में आपको r पॉजिटिव मिलेगा, और जब आप नीचे जाएंगे तो r नेगेटिव आएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 3 लाइंस है, 2 लाइंस है, एक तो आपके पास क्या है? L2 है, और एक लाइन है दोस्तों आपके पास L1। अब इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए हमें। आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कितने बाइसेक्टर्स बनेंगे। 2 लाइंस हैं, 2 बाइसेक्टर्स, इन दोनों के एंगल का बनेगा, एक ये भी आ जाएगा और एक ये भी आएगा। अगर हम लोग मान लें दोस्तों कि L1 लाइन का इंक्लिनेशन θ1 है, L2 लाइन का इंक्लिनेशन θ2 है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसका इंक्लिनेशन थीटा मान लें, तो θ1 माइनस थीटा तो इसका एंगल हो गया ये वाला, और θ माइनस θ2 ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास बराबर आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं तो 2θ बराबर θ1 प्लस θ2 आता है, दोनों तरफ tan लेते हैं तो tan 2θ बराबर tan θ1 प्लस θ2 आएगा, जिसको ये लिख सकते हैं। और tan 2θ को दोस्तों ये लिखा जा सकता है 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है? tan θ1 तो हो गया इस लाइन L1 का स्लोप, दैट इज m1, और L2 का स्लोप आपके पास tan θ2 दैट इज m2 आप लिख लें, और tan θ आपके पास इस लाइन का स्लोप हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं क्या? m लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए तो इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P निकालना पड़ेगा, और इस बाइसेक्टर का स्लोप m निकालना पड़ेगा, जो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप लाइन का एंगल बाइसेक्टर का स्लोप भी निकाल चुके होंगे और साथ में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा। चलें आगे। अब इसमें अपन 1-2 स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ये स्पेशल केसेस देखते हैं। पहले तो अपन इसको आगे मैं लिखता हूं, आप लोग समझना, यहां लिख लेते हैं चलो, 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2।
यहां से दोस्तों आप देखना स्पेशल केसेस निकालेंगे। अगर आपके पास लाइन ऐसी है कि उनके स्लोप का सम 0 आ जाए, अगर दो लाइन आपके पास ऐसी है दोस्तों, उनके स्लोप का सम अगर 0 आ जाता है तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आपके पास एक एम तो आपके पास 0 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अगर आपके पास एक बाइसेक्टर का स्लोप 0 आ चुका है तो दूसरे का इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हो। यानी कि आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स एक तो वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो वी कैन से देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स आर पैरेलल टू, एंगल बाइसेक्टर्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। दूसरे केस में चलते हैं। अगर आपके पास दोस्तों m1 प्लस m2, m1 m2 अगर 1 आ जाता है तो क्या होगा, अगर m1 m2 1 आ जाए तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यानी कि m स्क्वायर को 1 होना चाहिए। तो इससे आपके पास m क्या आएगा, प्लस माइनस 1। दैट मीन्स कि अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट 1 है तो उसके एंगल बाइसेक्टर के स्लोप क्या होंगे, प्लस माइनस 1 होंगे। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वी से कि इफ m1 m2 का सम 0 है तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे एंगल बाइसेक्टर, और अगर m1 m2 का प्रोडक्ट आपके पास 1 आ जाता है तो ऐसे केस में एंगल बाइसेक्टर के स्लोप क्या होंगे, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है, उसको केयरफुली आप लोग समझना। अगर आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर रे इंसिडेंट कराई तो ऐसे केस में ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी और इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर रहेगा। ये नॉर्मल हो गया सॉरी, इंसिडेंट रे और ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, इसमें अगर आपके पास ये इंसिडेंट रे है और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार के लिए थीटा मानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये दोनों भी आपके पास थीटा थीटा हो जाएंगे। ऑलराइट, अब ये क्योंकि ये लाइन क्या हो गई है, ये एक्चुअल में इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर को आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर ये भी क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी बाइसेक्ट कर जाएगी क्योंकि ये दोनों एंगल भी आपके पास बराबर है। यहां से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का अगर इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगी और ये वर्टिकल लाइन भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के स्लोप्स का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इन दोनों लाइंस का एक बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल और एक क्या है, वर्टिकल है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि दो एंगल्स आपके पास क्योंकि बराबर है दोस्तों, तो अगर ये एंगल मान लेते हैं कि लेट से अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और ये आपके पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर इसके स्लोप के बारे में बात करें tan अल्फा हो जाएगा और इसका स्लोप क्या आएगा, tan ऑफ माइनस अल्फा, यानी कि दोनों के स्लोप का सम 0 होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के स्लोप का सम क्या आएगा, 0 आएगा अगर रे इंसिडेंट करे किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर।